नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम होती है उसमें चाहे वो गणित पेडागोजी हो, पर्यावरण पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, पेडागोजी के 15 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गणित पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे, पर्यावरण पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न मिलेंगे। यानी कि 3 in 1 वीडियो होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस प्रकार के और वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ज़्यादातर हम इसी प्रकार के वीडियो अब आपके लिए लेकर आएंगे यदि आपने कमेंट्स के माध्यम से बताया तो यहाँ पर आपको 15 प्रश्न सभी तीनों सब्जेक्ट के मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, अंत में हमें ज़रूर बताना है। यहाँ पर आप आपका आकलन कर पाएंगे कि इस तरीके से आपके सामने 15 प्रश्न आ जाएंगे तो उसमें आप कितने नंबर ला सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से आपको यह भी बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणित सार संग्रह के लेखक। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित सार संग्रह के लेखक पूछा गया है। इन चारों विकल्पों में से कौन है? तो याद रखिएगा, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए सेकंड प्रश्न है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? यहाँ पर आपको बताना है जो कथन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। इस कथन के बारे में आपको बताना है ये किसका है, रस्क का है, नन का है, मेकन तथा रॉबर्ट्स का है या फिर वंशीधर का है? तो राइट आंसर होगा मेकन तथा रॉबर्ट्स का। रॉबर्ट्स का कहना है, मेकन तथा रॉबर्ट्स का कहना है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए स्वयं सिद्ध विधि में पूछा गया है कि वो कौन सी विधि जो सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा, यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि और औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, ये तीनों ही स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित है। बाकी जो आनुवांशिक विधि हैं ये स्वयं सिद्ध विधि में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति। यहाँ पर आपको गणित की प्रकृति बताना है, किस प्रकार की होती, सजावटी होती है, तार्किक होती, कठिनता होती है गणित में या फिर सामान्य के लिए नहीं होता है गणित। तो यहाँ पर आपको प्रकृति बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा तार्किक। याद रखिएगा, जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं? यहाँ पर आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुला के तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो परास होगा। परास केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा। यहाँ पर देखिए विकसित शाखा आपको सर्वप्रथम बताना है। गणित की अंक गणित है, बीज गणित है, सांख्यिकी है या फिर ज्यामिति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा, गणित की जो सर्वप्रथम विकसित शाखा होती है वो अंक गणित होती है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला जो विकल्प रहेगा वो हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वहाँ है। यहाँ पर आपको बताना है मनुष्य के जीवन की वहाँ कौन सी गतिविधियाँ हैं जिसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। काफ़ी सरल सा प्रश्न है। चारों विकल्पों को देखते ही आप यहाँ पर राइट आंसर लगा देंगे। राइट आंसर होगा आर्थिक। आर्थिक गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है मनुष्य के जीवन की। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट विधि है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सी विधि है जो देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो वह विधि है प्रदर्शन विधि। याद रखिएगा, प्रदर्शन विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ क्या है? 5050 आपको सभी को पता है किस प्रकार लिखा जाता है, लेकिन जो बच्चा है, कोई छात्र है, वो 550 लिखता है 5050 को। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसका अर्थ क्या है।
तो यहाँ पर अर्थ 4 विकल्प दिए गए हैं। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसको संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं, या फिर जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 5050 को 550 लिख रहा है छात्र, तो उसको क्या नहीं है, वहाँ स्थानीय मान की उसको अवधारणा स्पष्ट नहीं है कि कहाँ पर इकाई होता है, कहाँ पर दहाई, कहाँ पर सैकड़ा, कहाँ पर हज़ार लिखा जाता है, उसको ये मान नहीं है, स्थानीय मान उसको स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है। थोड़ी देर पहले ही हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था, हल्का फुल्का चेंजेस है, लेकिन आंसर हमारा वही होगा तार्किक। जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक होती है। यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यहाँ कथन है, यहाँ कथन किसका है। इस प्रकार के प्रश्न में पहले भी ला चुका हूँ, तो यहाँ पर आसानी होगी आपको आंसर देने में, तो आप बता सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रश्न में पहले ही करा चुका हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बेकन। जो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यहाँ कथन किसका होगा, बेकन का होगा। चलिए, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, दोनों ही होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित के जो नियम व निष्कर्ष होते हैं वो ना ही वस्तुनिष्ठ होते हैं, ना ही सार्वभौमिक होते हैं, और ना ही वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। गणित को विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, मन की भाषा कहा जाता है, या फिर मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और सरल प्रश्न है, याद रखिएगा। जो गणित को कहा जाता है वो मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। जब आप गणित सोल्व करते हैं तो आपका जो मस्तिष्क है उसका व्यायाम हो जाता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क का व्यायाम किसे कहा जाता है यदि पूछा जाए तो वो गणित को कहा जाता है। तो फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्यवहारिक गणित का भाग। यहाँ पर देखिए व्यवहारिक गणित का भाग पूछा गया है, क्या है। संख्याओं का हिसाब लगाना है, जोड़ व बाकी करना है, समीकरणों को हल करना है, या फिर बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना है। यहाँ पर व्यवहारिक गणित के बारे में पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा बैंकों की कार्यप्रणाली की जाँच करना व्यवहारिक गणित का भाग है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। यहाँ पर गणित पेडागोजी का अंतिम प्रश्न है, विभाजनी का उपयोग किया जाता है कोण बनाने में। देखिए विभाजनी का पूछा गया है कि उपयोग किया जाता है किसमें किया जाता है, कोण बनाने में, त्रिभुज बनाने में, आयत बनाने में, या फिर रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। तो याद रखिएगा जो विभाजनी का उपयोग किया जाता है वो रेखाखंड की लंबाई को ज्ञात करने में किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न आपको 15 मिलेंगे वो पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित मिलेंगे, काफ़ी इंपोर्टेंट हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकता है, किसके लिए किया जा सकता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पूछा गया है कि जो सरल प्रयोग है और निदर्शन है ये किसके लिए किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैदा करने के लिए किया जा सकता है सरल प्रयोग और निदर्शन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए 17वां प्रश्न है, यानी कि दूसरा प्रश्न है पर्यावरण पेडागोजी का, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यहाँ पर देखिए सही कथन पूछा गया है दत्त कार्य के संबंध में, तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा फोर्थ वाला। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है दत्त कार्य। याद रखिएगा यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा निरूपित है। तो यहाँ पर याद रखना है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ। यहाँ पर देखिए आपको साधारण सा प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ आपको न चारों विकल्पों में से बताना है। तो डायरेक्टली मैं आंसर बताऊंगा, यदि इस समय आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो वीडियो को पुश करके आप आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना ही पर्यावरण शिक्षा का अर्थ होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा
सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है कि जो बच्चे होते हैं उनका जो गृह कार्य होता है उसमें क्या अभिभावक जो होते हैं उनका सहयोग जरूरी है? इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, क्योंकि इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता है। आपको हाँ आंसर लगाना है कि इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में। तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा प्रभावी अधिगम शिक्षण के लिए अवधारणाओं को छोटे छोटे कौशलों में तोड़ना ही सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में सही कथन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? यहाँ पर देखिए प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन के बारे में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप में पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा? तो आपको अपनाना होगा वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, कौन सा उद्देश्य नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके। ये पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजनाओं का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए परियोजना का सिद्धांत आपको बताना है पर्यावरण शिक्षण में। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। जो फ्लेनल बोर्ड होता है इसका उपयोग कहाँ पर होता है, किसमें इसका उपयोग किया जाता है? आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए कि किसी चित्र में विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में फ्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वहाँ कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो कि विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय रखनी चाहिए? तो याद रखिएगा सुंदर सामग्री एवं रोचक सामग्री हो। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आसूचित्र उपकरण। यहाँ पर देखिए आपको आसूचित्र उपकरण के बारे में बताना है। सूखा तेल है, प्लास्टिक की फनल है, स्प्रिट लैंप है या फिर अभिवर्धन हैंड लेंस है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्प्रिट लैंप। स्प्रिट लैंप आसूचित्र उपकरण है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं तो आपको इन चारों विकल्पों में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। आप भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। सरल सा प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक यदि आप हो तो आपको इन चारों विकल्पों में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। आप भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं तो आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि आपको किस बात का अधिक ध्यान रखोगे यदि आप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है, वही मैं राइट आंसर बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत। तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। 28वां प्रश्न लिखकर आपको A, B, C या फिर 1, 2, 3, 4 करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए
प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि आकलन में कौन शामिल होना चाहिए, इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गई अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना आकलन में शामिल होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है पर्यावरण पेडागोजी का। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। इन चारों विकल्पों में से आपको कौन सा प्रमुख उद्देश्य होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, ये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए यहाँ पर गणित पेडागोजी, पर्यावरण पेडागोजी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के हम 15 प्रश्न लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको गणित पेडागोजी में कितने नंबर आए, यहाँ पर गणित पेडागोजी लिख के 15 में से कितने नंबर आए यहाँ पर आप लिख देंगे, कमेंट्स के माध्यम से आप बताएंगे तीनों विषय में आपको कितने नंबर आए। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। यहाँ पर आपको मुख्य कारण बताना है हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का। तो राइट आंसर होगा छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है। ये हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। यहाँ पर आपको प्रश्न में बताना है कि किस प्रकार के प्रश्नों से बालक में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। वहाँ पर किस प्रकार के प्रश्नों को बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो बड़े प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इससे बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। शिक्षक कक्षा में उदाहरण प्रस्तुत करता है, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलाता है, उसके बाद उसका अभ्यास करता है, शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि कहलाती है। यहाँ पर कौन सी विधि कहलाएगी? जब अध्यापक कक्षा में पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फिर समान लक्षण वाले अंशों के कार्य एवं गुण निकलाएगा, उसके बाद उसका अभ्यास करवाएगा। ऐसी शिक्षण विधि को आप क्या कहेंगे, या फिर शिक्षक द्वारा अपनाई गई विधि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा वो प्रयोग विधि है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको बताना है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी देना। यह हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कथन उचित नहीं होगा भाषा की प्रकृति के संबंध में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर उचित कथन नहीं होगा भाषा की प्रकृति के संबंध में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? यहाँ पर देखिए आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किस पक्ष को आप मानते हैं प्राथमिक स्तर पर कहानियाँ और कविता में आपके द्वारा आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कहानियों कविताओं का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मानना पड़ेगा प्राथमिक स्तर पर कहानियों एवं कविताओं में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है। वाचन या फिर पठन वहाँ जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? यहाँ पर आपको बताना है जो कथन है ये किसका है। जिन पियाजे का है, ओकानर का है, स्किनर का है या फिर चॉम्स्की का है?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ये कैथरीन ओकनर का कथन है। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायः कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। यह कथन भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है, यहाँ पर आपको बताना है। जो आपने पढ़ा और आपने सुना इसके बारे में आपको बताना है कि यह कथन जो है ये भाषा संबंधी किस विकार से संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ व्याकरण संबंधी विकार है कि प्रायः कक्षा में अधिकतर बच्चों में व्याकरण संबंधी त्रुटियां पाई जाती है, जिस कारण उनका भाषा शिक्षण अनियमित तथा अस्थिर हो जाता है। तो यह कथन भाषा संबंधी व्याकरण यानी कि व्याकरण संबंधी विकार से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए, बहुभाषिता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या फिर भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो याद रखिएगा, जो बहुभाषिता है ये भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चे विद्यालय आने से पहले चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और आपने इस प्रश्न को कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जब बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ होते हैं, जब बच्चे विद्यालय आते हैं यानी कि बच्चे विद्यालय आने से पहले। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक रूप। यहाँ पर देखिए, भाषा का आपको प्राथमिक रूप बताना है, सांकेतिक है, व्याकरणिक है, लिखित है, या फिर मौखिक है। तो याद रखिएगा, जब प्राथमिक रूप पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सांकेतिक होगा। भाषा का जो प्राथमिक रूप होता है वो सांकेतिक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमजोर है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सबसे कमजोर समर्थन आपको इस कथन के बारे में बताना है कि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, विभिन्न विषयों के अध्यापन में भाषा साधन का कार्य करती है। यहाँ तर्क सबसे कमजोर है इस कथन के समर्थन में कि गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि आप एक भाषा के शिक्षक हैं तो आपकी कक्षा में एक तमिल भाषी सुहेल है जो प्रायः भजन को भजन कहता है, तो आप क्या करेंगे। इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और आप सभी ने इसको पढ़ा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड वाला होगा। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य, यहाँ पर आपको बताना है। जो उपचारात्मक शिक्षण है ये किस प्रकार का कार्य है। तो याद रखिएगा, यहाँ अनुदेशनात्मक कार्य, जो उपचारात्मक शिक्षण है वो अनुदेशनात्मक कार्य है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा सेकंड वाला होगा। चलिए अंतिम प्रश्न है हमारा यहाँ पर, प्रभामयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रभामयता का संबंध सर्वाधिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रभामयता है ये मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से किससे प्रभामयता का सबसे ज़्यादा संबंध है, यानी कि सर्वाधिक संबंध किससे है इन चारों विकल्पों में से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के जो 45 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, कमेंट्स करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो जल्दी ही दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।